नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फुल डिटेल वीडियो, जिसमें हम एक एक ऑप्शन पर बात करेंगे कि आखिर वो आंसर क्यों हुआ, और फुल डिटेल वीडियो लेकर आया हूं। पूरा एक्सप्लेन वीडियो है, तो अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है, हिंदुओं के 4 धामों की स्थापना किसने की थी? जिसके ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, रामानुजन, शंकराचार्य और है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं 4 धाम के बारे में। तो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ धाम, पहला है आपका बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। साथ ही दूसरा है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। तीसरा है आपका जगन्नाथपुरी, जो कि ओडिशा में है और यह भारत के पूर्व दिशा में है। साथ ही अंतिम है आपका द्वारिकाधीश, जो कि गुजरात में स्थित है और यह भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। तो इस प्रकार मैंने आपको चारों धाम बता दिया है। साथ ही हमारे जो ऑप्शन है उसको भी हम डील कर लेते हैं। ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, तो ये है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। साथ ही ऑप्शन नंबर बी है रामानुजन, तो ये भारत के बेहतरीन गणितज्ञ थे। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा आप। अगला है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ये की बहुत फेमस है। ये इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये लाइन आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो आपको आंसर लेना है स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय समाज में वेदों की महत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो ऐसा नारा दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें आपको मैच करना है, तो ये तो बहुत इजी वे में आप मैच कर सकते हैं। जैसे कि श्री रामचंद्र जी, तो इनका जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ है, रामलला दर्शन अयोध्या। उसके बाद है आपका महात्मा बुद्ध, तो इनका जन्म हुआ है लुम्बिनी नामक जगह में। उसके बाद है विवेकानंद, तो इनका संबंध है कलकत्ता से, और श्री कृष्ण जी का संबंध है मथुरा से। ठीक है, तो ये सभी संबंध आप इजिली कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का संबंध है अयोध्या, और आपका महात्मा बुद्ध जी का संबंध लुम्बिनी से है, विवेकानंद जी का संबंध है कलकत्ता से, और श्री कृष्ण जी का संबंध है मथुरा से। क्लियर? तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार आपको कूट में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बनाना है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पिछले वर्ष पूछे गए हैं, और उसका हम डिटेल वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसका एक्सप्लेन वीडियो लेकर आइए, केवल आंसर ना बताएं। तो इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन वीडियो मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में रेल मार्ग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए में आप देखिएगा लॉर्ड डलहौजी, इनके समय में भारत में रेल मार्ग की स्थापना हुई थी। अब थोड़ा अपन रेल का इतिहास समझ लेते हैं। भारत में पहली जो ट्रेन है वो चली है 16 अप्रैल 1853 को चली थी।
और इस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डलहौजी जी थे। इन्हीं के शासनकाल के दौरान ट्रेन चली थी। साथ ही यह जो ट्रेन है वो मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी और इसकी जो लंबाई है लगभग 34 किलोमीटर थी। यह भी आप ध्यान रखिएगा। कहां से कहां तक चली थी यह भी पूछा जाता है। तो बॉम्बे से ठाणे, जो कि वर्तमान में मुंबई है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन है। सूर्य की किरणें किस तिथि को कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है? जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा ऑप्शन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक ध्यान से समझिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यार आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। अब अपन ऑप्शन को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं ये 21 या 22 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। साथ ही इस तिथि को गर्मियों का संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्य अपने सबसे उत्तरी स्थिति पर होता है और कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटा होता है। क्लियर? तो ये डिटेल में मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, आप अच्छे से नोट डाउन करके रखेंगे। एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस बनेंगे आप इजी वे में बता पाएंगे। अगला है हल्दी घाटी युद्ध किनके बीच लड़ी गई थी? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और महाराणा प्रताप सिंह। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध राजस्थान के हल्दी घाटी क्षेत्र में हुआ था। यह भी आप ध्यान रखिएगा और डेट आप याद रखिएगा, 18 जून 1576। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कहां से कहां तक करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काबुल से चिटगांव। यदि आप नक्शे में देखेंगे तो ग्रैंड ट्रंक रोड अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश में चिटगांव तक जाती है और बीच में उत्तर भारत के कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है, जिनमें से एक हमारा राजधानी दिल्ली है। ये जो पूरी रोड है वो लगभग 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर लंबी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेना के तीनों अंगों का प्रधान सेनापति होता है, जिसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वायु सेना प्रमुख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इससे भी बनता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब नहीं है पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा लिखा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन। और मैं आपको एक एक ऑप्शन डिटेल में बताऊंगा। पहले तो आप ये देखिएगा कि इसमें कौन सा सही नहीं है बोला है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं और आपका रविंद्रनाथ टैगोर कवि गुरु, ये भी ठीक है। तो ये आपका आखिरी ऑप्शन गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गुरुदेव के नाम से नहीं जाने जाते हैं। गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। साथ ही आयरन लेडी की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है।
साथ ही आप ये भी ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत के राष्ट्र गान जन गण मन को लिखा गया था। गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। गीतांजलि वह महान काव्य कृति है जिसने कवि रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति होने का सम्मान दिलाया। तो ये भी लाइन आपको याद रखना है गीतांजलि पुस्तक के बारे में, और वर्ष भी ध्यान रखेगा, सन 1913। फिर अगला आपका, इसमें देखिए मैं एक एक ऑप्शन बता रहा हूं आपको। जैसे ऑप्शन नंबर ए में आपका है दादा भाई नौरोजी, इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और इनका जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रही बात इनके बुक का, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रयास में पूछा गया है, तो आपको पहले ध्यान रखना है। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया है। और इनके जो जन्मदिन है उसको एकता दिवस 31 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के उच्च सदन का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका क्लियर आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। आप थोड़ा समझिएगा कि उच्च सदन और निम्न सदन होता क्या है, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो अपर हाउस अर्थात उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा, वहीं निम्न सदन अर्थात लोअर हाउस होता है आपका लोकसभा। तो हमको प्रश्न पूछा गया था उच्च सदन का अध्यक्ष, तो ये होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ये लाइन भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो नो डाउट 24 अक्टूबर 1945। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में आलू खरीफ के फसल के मौसम में उगाया जाता है? जिसके ऑप्शन है मैनपाट, चिल्फी, बस्तर, जांजगीर चांपा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनपाट। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में खरीफ सीजन में आलू की खेती की जाती है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यहां बहुत कम बारिश होती है, इसलिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को आलू की खेती का रकबा बढ़ाने की सलाह देते हैं। साथ ही ऑप्शन में आपको चिल्पी दिख रहा है, तो चिल्पी घाटी छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित एक खूबसूरत और महत्वपूर्ण स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय, अर्थात लाल, बाल और पाल, तीनों यहां व्यक्ति जो है वो प्रमुख थे। ऑप्शन बी में यदि आप देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपका ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, इसमें है सुभाष चंद्र बोस। तो इनका एक प्रसिद्ध अभिवादन जय हिंद, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में कौन सा झरना अपने घोड़े की नाल के आकार के झरने के लिए प्रसिद्ध है? जिसके ऑप्शन है तीरथगढ़, चित्रकूट, अमृतधारा और है आपका तमड़ा घूमर। तो ऑप्शन को मैं डील करने से पहले इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर एक सुंदर जलप्रपात है।
बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ कुछ मूवी का शूटिंग भी अभी जारी है। चित्रकूट जलप्रपात को अक्सर भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। साथ ही ऑप्शन देखिएगा तीरथगढ़ भी है आपका। तो तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी पर मुनगा बहार नदी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। साथ ही अमृतधारा जलप्रपात नवीन गठित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर में स्थित है। पूर्व में यह कोरिया जिले में आता था, लेकिन अभी नए जिले बनने के कारण मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर में स्थित है यह। साथ ही अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही तामड़ा घूमर भी देख सकते हैं आप, तो जिला बस्तर है इसका भी। यह झरना इंद्रावती नदी से सीधे 100 फीट से गिरकर बहती है। ये लाइन आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से मैच करना है आपको। ज्यादातर क्वेश्चन जो है मैच करने वाला पूछा गया था प्रीवियस ईयर। चलिए इसमें देखते हैं, ये तो बहुत इजी वे में आप मैच कर सकते हैं। कैस्पियन सागर, तो ये हो जाएगा आपका विशालकाय झील। ज्वार भाटा होता है बेटा आपका जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार। सुनामी तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। और महासागरीय धाराएं जो होती है वो होती है निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय से निकलने वाली इनमें में से कौन सी 4 नदियां हैं? तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो है आपका गंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही आप गोदावरी नदी के बारे में आपको बता देता हूं और नर्मदा नदी, ये 2 इंपॉर्टेंट नदी है जो आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। नर्मदा तो पूछ ही सकता है आपको। तो नर्मदा जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और जो गोदावरी नदी है वो निकलती है नासिक की पहाड़ियों से। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का व्यस्तम वायु अड्डा न्यूयॉर्क किस महाद्वीप में है? तो आपको बताना है न्यूयॉर्क जो है वो कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अमेरिका में है न्यूयॉर्क शहर। अगला क्वेश्चन है, तारापुर किस शक्ति के साधन से संबंधित है और भारत के किस राज्य में स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु शक्ति, और यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय तितली का नाम बताइए जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसके लिए हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें आपको भारत के राष्ट्रीय सभी चीजों के बारे में, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, हर चीज के बारे में उसमें आपको पता चलेगा। अगर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इजी आप बना सकते हैं, इसलिए वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। नेशनल सिंबल अर्थात राष्ट्रीय प्रतीक का वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज ऑक्लिफ। यह कवर्धा जिले में पाया जाता है। इसका फुल डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट है, शैक्षिक क्षेत्र में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो शैक्षिक क्षेत्र में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो का। क्वेश्चन है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही अधिकार प्राप्त है, यदि किसी को फांसी की सजा हुई है तो उनको क्षमादान कर सकते हैं, उनके पास यह शक्ति है। क्लियर। तो इस प्रकार पिछले वर्ष पूछे गए सारे क्वेश्चन का मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। और किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं किसी प्रश्न में तो आप जरूर हमें पूछ सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर बच्चे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो का लुत्फ उठाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड, कृपया आप जब हमारा वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्रिप्शन का बटन आप दबाइएगा जरूर। ठीक है फ्रेंड, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।